मैं रॉबिन गुप्ता MGHM इंटर कॉलेज माराना एटा से आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं देखिए आपको बताता हूं वृद्धिमान एवं ह्रासमान फलन, जो प्रश्न चैप्टर 6 का टॉपिक 2 है, उसकी प्रश्नावली 6.2 का, लेकिन पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि इसकी पिछले पार्ट में मैंने आपको काफी क्वेश्चंस इसके बताए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी थे। मैंने कहा था इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए आज जो मैंने सबसे पहले अभी क्वेश्चन लिखा, देखिए और भी बताऊंगा, इससे पहले भी दे रखे हैं। जो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने आज लिखा, क्वेश्चन नंबर 15, fx इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। ये एक फलन दे रखा है और ये हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन तो देखिए बुक में दे ही रखा है, ये बल्कि हमें प्रूव करके दिखाना है। -1 से 1 तक के अंतराल को छोड़कर बाकी जितना भी अंतराल बचा, ये उस अंतराल में एक निरंतर वृद्धिमान फलन है। तो देखिए मैं तो ये कहता हूं कि आपको बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करना है पूरा, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस बताए। पहले इसका अवकलन करेंगे, फिर उसे 0 के इक्वल रखेंगे, उसके बाद x के जितने मान संभव हैं वो सब निकालेंगे। लेकिन आपको देखिए ये बात बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी। ये x इज नॉट इक्वल टू 0 मैंने लिखा, ऐसा बुक में कुछ नहीं लिखा। लिख भी सकते थे, लेकिन ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। अगर लिखा हुआ आएगा तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा मैंने इसलिए लिखा। हम ये भी देखेंगे ये x के किन मानों के लिए फलन परिभाषित है। कोई भी अगर आपको सवाल देखते ही ये नजर आए कि x का कोई मान ऐसा है जिसके लिए फलन परिभाषित ही नहीं है, वो हम यहां लिखते भी दिखाएंगे। ये 0 पे परिभाषित नहीं है, क्योंकि 1/0 कितना होता है? अनंत। तो ये अनंत आएगा, यानी इसलिए मैंने लिखा हमें 0 पे तो देखना ही नहीं है, 0 पे, क्योंकि ये परिभाषित ही नहीं है। बाकी सारे वास्तविक मानों के लिए परिभाषित है। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसका अवकलन किया, यानी कि f'(x). इसका अवकलन करें तो देखिए x का तो 1 हो गया, और मैंने आपको ये बात कही भी है 1/x का अवकलन आप लोग याद रखें, माइनस के 1/x², क्योंकि इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, या आप सीधा लिख के आ सकते हैं 1/x का अवकलन माइनस के 1/x²। अब देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूं, इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया देखिए x² - 1/x²। और मैंने एक बात ये भी बता रखी है आपको, इसके गुणनखंड अगर आप यही कर सकें वो ज्यादा बेटर है। ये तो खैर बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें वर्गांतर का सूत्र लगेगा। इसके गुणनखंड ये हो गए x + 1 × x - 1/x²। ये देखिए, ये भी देखिए 0 पे परिभाषित नहीं है, क्योंकि बटे में 0 रखेंगे तो क्या आएगा? अनंत। यानी ये फलन 0 पे अवकलनीय, तो वैसे भी परिभाषित ही नहीं है, तो इसका मतलब अवकलन तो हम वैसे भी नहीं देखते। इससे आगे तो इसकी गुणनखंड देखिए संभव भी नहीं है। ये मैंने इसका अवकलन करके लिखा। अब जो मैंने आपको मेथड बताया, हमें ये देखना है कि f'(x = 0, ये रखने पर x के कौन से मान संभव हैं। तो देखिए जब मैं इसे इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये चीज हमें 0 के इक्वल रखनी है, यानी x + 1 × x - 1/x² = 0। अब देखिए जब ये इक्वल टू 0 रखेंगे, मैं आपको इसी में बता रहा हूं, एक स्टेप में नहीं लिख रहा। जब हम इसे इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई में गया, x के दो मान आएंगे, एक तो x = -1 और एक x = +1, और कोई मान तो नहीं आएगा। अब देखिए तो ये दो मान जो आते हैं आपके, ये बात मैं यहां भी लिखूंगा, x के ये मान ये कितने अंतरालों में विभक्त करते हैं। ये फलन देखिए सारे वास्तविक मानों के लिए परिभाषित है, लेकिन किसे छोड़कर? 0 को। तो इसलिए ये बात देखते हैं, फलन जितने मानों के लिए परिभाषित होता है वही अंतराल हम यहां बनाते हैं। अभी तक देखिए जितने क्वेश्चंस आए थे वो सारे वास्तविक मानों के लिए परिभाषित थे, हम यही बनाते थे माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। लेकिन अब ये भी देखिए सारे मानों के लिए परिभाषित है, ये भी हम दिखाएंगे माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक। ये मान मैंने यहां लिख दिए, -1 और +1। लेकिन कोई मान अगर आपको ऐसा लगता है जिसके लिए फलन परिभाषित ही नहीं है या अनंत आ रहा हो, जैसे ये,
ये 0 पे अनंत है, ये भी देखिए 0 पे अनंत, दोनों चीज हम चेक करेंगे। वैसे तो हम f डैश x ही देख रहे हैं, तो हम ये भी यही देखेंगे मेन तो। ये भी 0 पे परिभाषित यानी अवकलनीय है ही नहीं। वो चीज हम यहां एक बार और दिखाएंगे, हम अनंत वाला भी दिखाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसा ही पहला क्वेश्चन आया है जिसमें f डैश x अनंत हो सकता है। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस आपको बताए थे उनमें एक भी फलन ऐसा नहीं था जो ये अनंत हो रहा हो। ये ऐसा पहला क्वेश्चन आया क्योंकि अंश बटे हर के रूप में है। तो ये जिस मान पे आपको लगे कि अनंत हो रहा है वो भी आप लिख के दिखाएंगे। यहां पे ये 0 पे अनंत है क्योंकि बटे में 0 रखेंगे तो अनंत आएगा, ये मैंने दिखा दिया। अब देखिए ये जो x के मान हैं, अब ये टोटल आपके 4 अंतराल हो गए। मैं यही लाइन लिखूंगा, देखिए x के ये मान दिए गए अंतराल माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत को क्रमशः 4 अंतरालों माइनस के अनंत से लेके माइनस के 1, माइनस के 1 से लेके 0, 0 से लेके 1 व 1 से लेके अनंत में विभक्त करते हैं। वो देखिए मैं क्रम से लिखता हूं, बाई तरफ से स्टार्ट करते हुए। पहले ये लिखा देखिए, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1 और लास्ट में 1 से अनंत। अब देखिए हमें इन्हीं अंतरालों में चेक करना है। ये अंतराल हम क्रम से यहां भी लिख देंगे, माइनस अनंत से माइनस के 1, -1 से 0, 0 से लेके 1। देखिए बुक में जो लाइन लिखी है वो भी मैं बताऊंगा, वो भी इससे चेक हो जाएगी पूरी। मैं आपको बिल्कुल पूरा वही मेथड देके रखना चाह रहा हूं जो आप लोग सीखते आए हैं, यानी 1 से लेके लास्ट वाला अनंत तक। अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस किए होंगे वो इसी मेथड से किए होंगे। तो देखिए मैंने ये भी लिख दिया। अब देखिए इसी अंतराल में हमें देखना है f डैश x का चिन्ह। चलिए पहले मैं इस अंतराल की बात करता हूं, यानी -1 से छोटे मान हमें रखने हैं। अब देखिए मैं यहां पे कोई भी मान रखूं किसी भी अंतराल का, मैंने एक क्वेश्चन में और बताया आपको, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हम नहीं चेक करेंगे, केवल इसी से पता लग जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। तो -1 से अगर हम छोटा मान रखें, क्योंकि इसका मतलब है -1 से छोटे, मान लीजिए -2 रखा, मैं अगर यहां -2 रखता हूं पूरे में, तो -2 + 1 -1, यानी उत्तर माइनस का आ रहा है इसमें। और -2 -1 -3, ये भी माइनस का आ रहा है। और इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए ये भी आप लोग जानते हैं, ये फलन कैसा होगा अगर f डैश x बड़ा है 0 से, तो इस अंतराल में ये फलन होगा निरंतर वृद्धिमान। ये आपका देखिए पहले अंतराल का हो गया क्लियर। अब आते हैं देखिए दूसरे अंतराल पे, यानी -1 से लेके कहां तक, 0 तक। मैं पूरा चेक करता, लेकिन क्योंकि 0 पे परिभाषित ही नहीं था इसलिए हमें 2 अंतराल मानने पड़ेंगे। -1 से लेके 0 तक, -1 और 0 के बीच की कोई नंबर अगर ढूंढे, -1/2 यानी -0.5, क्योंकि वो इस अंतराल में आता है। तो -0.5 अगर मैं रखता हूं तो -0.5 मान लीजिए अगर मैंने यहां रखा तो 1 और -0.5 +0.5 यानी उत्तर प्लस का आ रहा है। और -0.5 यहां रखा तो -0.5 -1 -1.5 माइनस का आ रहा है। और इनकी मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव आ रही है, यानी कि <0। अगर हमने ये प्रूव कर दिया f डैश x <0 है, तो फलन हो गया निरंतर ह्रासमान। फिर देखिए एक बार, अगर हम 0 से 1 के बीच का कोई नंबर रखें, इजी पड़ेगा, 0.5 रख सकते हैं, यानी 1/2। 0.5 मैंने यहां रखा तो 1 + 0.5 पॉजिटिव आ रहा है, और 0.5 -1 नेगेटिव आएगा। इनकी मल्टीप्लाई भी नेगेटिव, ये उत्तर भी यही हो गया निरंतर ह्रासमान। भले ही पूरे में भी वही आता, ये हमें इसलिए करके दिखाना पड़ा क्योंकि 0 पे परिभाषित ही नहीं था। ये यहां भी लिखी थी देखिए बात। अब आता है लास्ट वाला अंतराल 1 से लेके अनंत तक। तो 1 से कोई बड़ा नंबर अगर हम चेक करके देखें, मान लीजिए 2 रखा तो 2 + 1 3 पॉजिटिव है, और 2 - 1 1,
वो भी पॉजिटिव है। आप अंतराल का कोई भी मान रख के देख लें, उत्तर आपके यही आएंगे, वो नहीं चेंज होंगे। यानी ये आता है देखिए मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव, तो ये फलन हो गया निरंतर वृद्धिमान। अब ये तो मैंने आपको पहले मेथड से ही पूरा करके दिखाया, जितने क्वेश्चंस अभी तक आपको बताए, लेकिन आपको ये बात बुक में कुछ दूसरे तरीके से लिख के दी। इन्होंने ये बात लिख के दी है माइनस के 1 से प्लस 1 तक के अंतराल को छोड़कर, यानी इतने अंतराल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो अंतराल बचा आपका वो यही दोनों बचे, इनमें ये फलन निरंतर वृद्धिमान है, ये प्रूफ करके दिखाना है। यानी इस अंतराल में और इस अंतराल में ये फलन कैसा है, निरंतर वृद्धिमान। वो देखिए आपका प्रूफ हो भी गया। माइनस के अनंत से माइनस की 1 इसमें निरंतर वृद्धिमान है, और 1 से लेके अनंत तक वो देखिए ये इसमें भी निरंतर वृद्धिमान है। तो यही चीज आपको देखिए प्रूफ करनी थी, और ये हम ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं। देखिए मैं आपको देखिए नीचे लिख के दिखा रहा हूं, निरंतर वृद्धिमान जो है फलन वो कौन कौन से अंतरालों में है, माइनस के अनंत से लेके माइनस के 1 तक, और 1 से लेके अनंत तक, ये दोनों अंतरालों में निरंतर वृद्धिमान है। तो इनके बीच में हम यूनियन का साइन भी लगा सकते हैं। यूनियन का मतलब ये दोनों मिलाकर, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होगा निरंतर वृद्धिमान। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है आंसर आपको इस तरीके से लिखा हुआ दें, ये मैंने आपको इस तरीके, इसका मतलब भी यही है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। निरंतर वृद्धिमान देखिए 2 कॉलम में आ रहा है, तो हमने दोनों का यूनियन करके लिख दिया, यानी इसमें भी और इस अंतराल में भी दोनों में निरंतर वृद्धिमान है। तो ये देखिए मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 15। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में देखिए ये रखा है y इज इक्वल टू, आप y लिख सकते हैं, मैंने उसे fx से लिख दिया है। आप लोग चाहें तो y लिखते हैं, y का अवकलन कितना होगा, dy अपॉन dx, तो यहां dy अपॉन dx दिखा देना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए वो मैं यहां लिख देता हूं, y इज इक्वल टू यानी fx इक्वल टू ये, तो इसका अवकलन कितना हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू यानी fx। अब देखिए क्वेश्चन में आपको पहले ही लिख के दिया है x बड़ा है माइनस का 1, अगर ये नहीं लिख के देते तो आपको ये खुद निकालना पड़ता, लेकिन अब आप लोग देखिए यही सोचेंगे ये कैसे आया, यानी x के ये -1 से बड़े मानों के लिए परिभाषित है, इससे छोटे के लिए परिभाषित है ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ वो देखिए मैं आपको बताता हूं, वो हुआ लॉग की वजह से। ये लॉग की वजह से हुआ। लॉग हमेशा उन्हीं नंबरों के लिए परिभाषित होता है जो पॉजिटिव होते हैं, यानी 0 से बड़े। लॉग देखिए 0 के लिए भी परिभाषित नहीं है, लॉग 0 पर भी अपरिभाषित है, और 0 से छोटे नंबर यानी नेगेटिव के लिए भी अपरिभाषित है। तो अब मैं आपको देखिए बताता हूं लॉग के साथ इस समय क्या लिखा है, x प्लस 1। इसका मतलब है ये लॉग जो परिभाषित होगा वो क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है, तो ये x प्लस 1 वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए 0 से, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो x प्लस 1 अगर बड़ा है 0 से तो x बड़ा होना चाहिए माइनस के 1 से, इसलिए ये माइनस के 1 से बड़े नंबरों के लिए परिभाषित हुआ। दूसरी बात, अब मैं अगर इस पे चेक करूं तो ये भी अनंत हो सकता है। कब होगा अनंत, जब x का मान -2 हो जाए, क्योंकि अगर हम x -2 रखेंगे तो ये अनंत आएगा। तो ये x इज नॉट इक्वल टू -2, ये भी होना चाहिए, लेकिन ये जरूरत ही नहीं पड़ी लिखने की। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये बात इसमें ही कवर होती है। अगर x के मान -1 से बड़े हैं तो -2 तो इसमें आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये हमें अलग से लिख के दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए ये बात हम पहले ही चेक कर लें, देखिए कि किन मानों के लिए परिभाषित है, वो आपको बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि फिर अंतराल जब आप बनाएंगे तो उसमें गलती हो सकती है। अब देखिए सबसे पहला काम, जैसे मैंने बताया जो भी क्वेश्चन आएगा वृद्धिमान एवं ह्रासमान फलन का, सबसे पहले इसका अवकलन करना है। तो पहले इसे x माना, log x का 1 अपॉन x, और ब्रैकेट का करेंगे तो 1, वो देखिए ये आ गया, क्योंकि log x का यानी श्रृंखला नियम, फिर ब्रैकेट का माइनस। अब देखिए इसका अवकलन अगर मैं करूं तो ये तो हमें अंश बटे हर वाले नियम से ही करना पड़ेगा।
बटे में हर का वर्ग, ये तो हम पहले ही लिख लें। तो पहले हर को ऐसे ही लिखा, अंश का अवकलन, वो देखिए 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, माइनस अंश को ऐसे ही लिखा, हर का अवकलन, हर का अवकलन करें तो वो 1 ही आएगा क्योंकि इसका 0 इसका 1, बटे हर का वर्ग हम पहले ही लिख चुके। अब देखिए, अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं, मैं चलिए एक बार इसे लिख देता हूं सॉल्व करके, क्योंकि इसमें ऊपर मल्टीप्लाई भी करके सॉल्व करके लिखना है। ये मैं ब्रैकेट भी हटाऊंगा, ये 2x, ये माइनस के 2x बिल्कुल कैंसिल हो गए, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ये देखिए आ गया। अब देखिए, अब मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो इसका एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, एलसीएम लेते हैं। वो देखिए ये आ गए x+1 और x+2 का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम देखिए लेना है तो वो तो यही आएगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मैं वर्क करके लिखता हूं, देखिए ऊपर x² + 4 + 4x, क्योंकि इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो यही आएगा, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, वो मैंने ये करके लिखा, माइनस इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, वो आता है देखिए ये बहुत सिंपल हुआ। देखिए इसमें 4x से 4x कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका केवल बचा वो ये, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, x² बटे x+1 और x+2 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो काम हम करते हैं अभी तक, f' = 0, ये रखा मैंने, यानी इसे मुझे 0 के इक्वल रखना है। चलिए एक बार मैं लिख देता हूं, x² बटे x+1 x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये तो मल्टीप्लाई में ही गए, बचा क्या, केवल x² = 0, इसका मतलब x = 0। ऐसा केवल एक मान आया, और ये मान देखिए इस अंतराल में है, क्योंकि आपको दे रखा है हमें इसी अंतराल का मान देखना है, वो बिल्कुल आता है, क्योंकि -1 से बड़ा मान चाहिए तो वो 0 है। अब देखिए जो हम ग्राफ बनाते हैं, ये बात आप बहुत ध्यान से देखें, मैंने त्रिकोणमिति के क्वेश्चन में भी बताई थी, ये जो अंतराल हम बनाते हैं ये उतने मानों के लिए बनाते हैं जिनके लिए फलन परिभाषित होता है, और वो देखिए यहां से पता लग जाती है बात, ये सारे मानों के लिए परिभाषित है ही नहीं, -∞ से +∞ तक नहीं बनेगा, ये -1 से बड़े मानों के लिए परिभाषित है, यानी ये बनेगा -1 से बड़े मान, -1 से लेके अनंत तक। उनमें 0 आ गया बीच में कहीं ना कहीं, वो देखिए मैंने यहां दिखा दिया, इस समय बिल्कुल सही है। अब मैंने एक बात और बताई थी आपको, हम वो मान भी इस रेखा पे दिखाएंगे जिन पे ये अनंत होता है। ये अनंत कब कब हो सकता है, -1 पे और -2 पे। तो -2 तो देखिए इसमें है भी नहीं, इसका मतलब -2 से तो वैसे भी मैंने आपको पहले बोल दिया था, उससे कोई मतलब नहीं है। -1 तो -1 यहां पहले से ही लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके अंतराल केवल ये 2 ही हुए, यानी x के ये मान, बल्कि मैं ये बात कहूंगा अब x का क्योंकि एक ही मान आता है, तो मैं ये चीज देखिए भाषा चेंज कर रहा हूं, x का यह मान दिए गए अंतराल -1 से लेके कहां तक, +के अनंत तक, दिए गए अंतराल को क्रमशः देखिए कितने अंतरालों, 2 अंतरालों, कौन कौन से, एक तो -1, 0 व 0, अनंत में विभक्त करता है, वो मैं यहां पे दिखा देता हूं, -1 से लेके 0 तक और 0 से लेके अनंत तक। अब इन्हीं में ही हमें देखना है कौन से अंतराल में निरंतर वृद्धिमान है, कौन से में ह्रासमान है। पहले ये बात देखते हैं, -1 से लेके 0 तक के कोई मान, इसके बीच में अगर, तो देखिए -1/2 यानी -0.5 ले सकते हैं, जरूरी नहीं पूर्णांक आ रहा हो, अगर ये क्रमागत होते हैं तो इनके बीच में आपको पॉइंट का ही मान लेना पड़ेगा, तो -0.5। अब मैं अगर आपसे कहता हूं -0.5, तो ये देखिए मैं आपसे ये बात कहता हूं,
माइनस के 0.5 अगर मैं रखता हूं इस पूरे में, तो इसे देखने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा ही आएगा, वर्ग है। इसे देखने की जरूरत नहीं है, ये भी पॉजिटिव आएगा। बचा केवल ये, माइनस के 0.5 अगर रखूं तो 1 माइनस 0.5 यानी प्लस के 0.5, वो प्लस का ही आ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि निरंतर वृद्धिमान। अब देखिए दूसरा, 0 से लेके अनंत तक यानी 0 से बड़े। x के कोई मान अगर 0 से बड़े हैं उनके लिए कैसे चेक करें, तो 0 से बड़ा मान तो आप कोई भी ले सकते हैं, 1 ले लिया चलिए मैंने, ये पॉजिटिव आएगा। देखिए वर्ग है, इनसे कोई मतलब ही नहीं। अगर 1 रखता हूं यहां पर तो 1 + 1 2, ये भी पॉजिटिव, यानी इस अंतराल में भी ये निरंतर वृद्धिमान है। इसका मतलब ये है ये -1 से लेके अनंत तक पूरे अंतराल में ये फलन निरंतर वृद्धिमान है। अब मैं देखता हूं, शायद देखिए मैं शायद नहीं पढ़ पाया हूंगा बुक में, इन्होंने बिल्कुल ठीक ये अपने प्रांत के सभी मानों के लिए निरंतर वृद्धिमान फलन है। ये प्रूफ हो गई बात। प्रांत तो क्योंकि यही है, यानी x के जिन मानों के लिए फलन परिभाषित है, तो इस सारे मानों के लिए -1 से बड़े मान जितने भी हैं, यानी -1 से अनंत तक जितने भी मान हैं, ये फलन उनके लिए निरंतर कैसा है, वृद्धिमान। तो ये देखिए मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। y इज इक्वल टू, ये पहला क्वेश्चन ऐसा है तो थीटा के रूप में दे रखा है, यहां x भी हो सकता है, 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस के x। इन्होंने x नहीं दिया, वो थीटा दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें ये फलन देखना है कि ये फलन जो आपको दे रखा है, इन्होंने तो केवल एक ही अंतराल दे दिया कि 0 से लेके π/2 तक ये फलन होगा निरंतर वृद्धिमान। लेकिन मैं आपसे कहता हूं अगर हम पूरे वृत्त के लिए देखें, मैं आपको पूरा ही बताता हूं। चलिए y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस के थीटा, पहले इसका अवकलन करते हैं क्योंकि वृद्धिमान है और ह्रासमान फलन में देखिए सबसे पहला स्टेप तो वो यही होता है। अब इसका अवकलन अंश बटे हर के नियम से ही होगा, बटे में हर का वर्ग। पहले हर को ऐसे ही लिखा, अंश का अवकलन, अंश का अवकलन करें तो 4 cos थीटा। पहले हर को ऐसे ही लिखा, अंश का अवकलन माइनस, अब अंश को ऐसे ही लिखा, हर का अवकलन। तो देखिए हर का अवकलन करेंगे tan का तो 0 होता है, cos थीटा का कितना हो गया, माइनस के sin थीटा, बटे हर का वर्ग पहले लिख चुका, माइनस थीटा का भी अवकलन करेंगे लेकिन किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, वो 1 आएगा, तो वो हो गया माइनस के 1। वो देखिए मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए इसे सॉल्व करने की बात, इनकी तो मल्टीप्लाई होगी, यानी चलिए मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, वो आ गया आपका 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। देखिए मैंने अभी इतना ही सॉल्व करके लिखा, इसकी मल्टीप्लाई की और इनकी भी मल्टीप्लाई की। अब देखिए मुझे पूरे का एलसीएम भी लेना है, तो एलसीएम तो यही आएगा, मैं आपको सीधा एलसीएम लेके ही लिख देता हूं। इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, एलसीएम तो क्योंकि यही आएगा, तो जब इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो उसका वर्ग मुझे ओपन करना पड़ेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आगे का पार्ट, ये किस तरीके से कर सकते हैं हम, बहुत सिंपल है, एक त्रिकोणमिति का ही देखिए क्वेश्चन बन रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं, पहले इस पे मैंने एक ब्रैकेट लगाई क्योंकि ये बहुत आसान चीज बनी। अगर मैं इसमें 4 कॉमन लेता हूं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1, क्योंकि अगर मैं 4 कॉमन लूं तो यही बचेगा।
तो इसका मान प्लस के 4 आ रहा है, और ये जो प्लस के 4 है वो देखिए माइनस के 4 से कैंसिल। मैं यही चीज आपको देखिए कैंसिल करके दिखा रहा हूं, ये प्लस के 4 माइनस के 4 से कैंसिल। अब क्या बचा आपका 8 cos थीटा माइनस के 4 cos थीटा, कितना बचा 4 cos थीटा। आप लोग पूरा करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। और क्या बचा माइनस के cos स्क्वायर थीटा, बटे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये देखिए आपका आया 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं आपसे कह रहा था इसके अगर हम गुणनखंड करने हैं, वो चलिए कोई बात नहीं, cos थीटा यहां कॉमन आ जाएगा। हमें ये काम करना होता है जब हम अवकलन करते हैं तो इसे हमें 0 के इक्वल रखना पड़ता है, और इससे जितने मान संभव हैं किसके थीटा के, क्योंकि ये फलन थीटा के रूप में है, एक्स के रूप में नहीं है, तो इससे जितने मान संभव है थीटा के वो सब हमें निकालने हैं। मैं अगर इसे 0 के इक्वल रखता हूं, देखिए इक्वल टू 0, तो ये चीज तो मल्टीप्लाई में गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज बची 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो चलिए मैंने cos थीटा कॉमन लेते हुए लिखा cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। एक तो आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 4। लेकिन cos थीटा देखिए अगर इज इक्वल टू 4 आया, ये तो गलत, क्योंकि cos थीटा का मान 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये तो असंभव है, ये तो बिल्कुल गलत। इससे मान निकल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मान आ सकते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। बुक में तो आपको अंतराल दे दिया केवल 0 से π/2 तक, लेकिन मैं आपको देखिए ऐसा करके दिखा रहा हूं 0 से लेके 2π तक। अगर आपको पूरा ही दे दिया 0 से 360 तक तो कैसे करके आएंगे आप, इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूं। तो अब ये कितने मान संभव है, यानी एक पूरा वृत्त, चारों चतुर्थांश जिसमें सम्मिलित हैं, ये मैंने पूरा वृत्त ले लिया। cos का मान 0, एक तो π/2 पे होता है, ये सबको पता है। एक मान और है ऐसा 360 से ही कम बैठेगा वो, और मैंने कहा था अगर कभी भी ऐसा मान निकालना है इसमें 180 जोड़ दिया, 180 और 90 कितना हो गया 270, यानी कि 3π/2। तो ये दो मान आए आपके, एक तो थीटा इज इक्वल टू π/2 और एक थीटा इज इक्वल टू 3π/2। अब देखिए जो अंतराल में बना रहा हूं वो 0 से 2π तक बना रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद माना है। आप लोग चाहें तो पूरा बुक के अकॉर्डिंग कर लें, 0 से π/2 तक का ही करके दिखा दें। मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि हो सकता है पेपर में चेंज हो जाए अंतराल, तो मैंने आपका ये 0 से 2π तक बनाया। बीच में मैंने लिख दिया ये π/2 और यहां लिख दिया 3π/2। इसका मतलब है x की ये मान, अब क्योंकि मान आपके दो आ रहे थे इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा, x की ये मान दिए गए अंतराल 0,2π। अब देखिए अंतराल भी क्योंकि यहां बड़ी ब्रैकेट में दे रखा है तो मुझे यहां भी बड़ी ब्रैकेट ही लगानी पड़ेगी, उसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। 0,2π को क्रमशः 3 अंतरालों, वो कौन कौन से 3 अंतराल हैं, एक तो 0,π/2, लेकिन क्योंकि 0 का बड़ी ब्रैकेट है वो देखिए मैंने यहां लगा दी, π/2, 3π/2, और 3π/2, 2π, ये मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए 2π पे भी क्योंकि बड़ी ब्रैकेट है तो मुझे ये ही तीनों अंतराल बिल्कुल इसी तरीके से लिखने पड़ेंगे। अगर यहां छोटी ब्रैकेट होती तो मैं छोटी ही लगाता, 0, देखिए π/2, फिर आता है π/2, 3π/2, और लास्ट में 3π/2, 2π। तो पहला देखिए 0 से π/2 यानी कि पहला चतुर्थांश, इसी में हमें देखना है, वो भी f'(x),
यानी कि ये चीज। तो मैं देखिए एक बात आपसे कहता हूं, ये तो हमेशा पॉजिटिव। मैं एक और आगे लिखता हूं, देखिए यहां समझाने के लिए लिखना पड़ा, ये चीज कॉमन लेते हुए जो मैंने सीधे लिख दी यहां पे, वो मैंने आगे लिखा कॉमन लेते हुए। अब हमें क्या देखना है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये चीज तो देखनी ही नहीं है क्योंकि ये तो वर्ग है, इससे कोई मतलब नहीं। ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि थीटा का आप कोई भी मान रख लें, कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। तो 4 - 1 कितना आ गया? 3। ये 3 से बड़े ही आएंगे उत्तर, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती क्योंकि 4 तो बहुत बड़ी संख्या है, उसमें से आप कुछ घटाएंगे तो पॉजिटिव ही उत्तर आएगा। तो ये दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो पॉजिटिव ही है। मैं कहूं इसके लिए प्लस का चिन्ह लगा दूंगा, केवल इसी पर डिपेंड है, यानी ये जो लिखा है आपका कॉस थीटा। तो देखिए 0 से जो 90 है, यानी पहला चतुर्थांश, ऐसा भी मान सकते हैं। तो पहले चतुर्थांश का कोई भी कोण रख लें, कॉस थीटा उसमें कैसा होता है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनसे। इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0। चाहे तो आप इसका चिन्ह लगा सकते हैं पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी ये हो गया निरंतर वृद्धिमान। अब देखिए π/2 से 3π/2, इसमें दूसरा चतुर्थांश भी आ गया और तीसरा भी आ गया। और दूसरा और तीसरा दोनों में आपको पता है cos थीटा कैसा होता है? नेगेटिव। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो पॉजिटिव ही आएंगे, यानी लेस देन 0। ये हो गया निरंतर ह्रासमान। अब आता है लास्ट में 270 से 360, यानी चौथा चतुर्थांश, उसमें cos होता है पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया निरंतर वृद्धिमान। अब बुक में जो आपको दे रखा है देखिए, वो केवल यही अंतराल दे रखा है 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक। अब आती है देखिए पहले बड़ी ब्रैकेट की बात, बुक में बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है 0 पे भी π/2 पे। अब देखिए चेक करते हैं, बड़ी ब्रैकेट का मतलब है इसमें 0 भी इंक्लूड है। तो अगर मैं थीटा का मान यहां 0 रखूं, cos 0 कितना होता है? 1। 0 से बड़ा आ रहा है, यानी f' आ रहा है बड़ा 0 से। और अगर ये बड़ा है 0 से, तो ये निरंतर वृद्धिमान ही होगा। यानी 0 भी मैंने रख के देख लिया, उत्तर हमारा 0 से बड़ा ही आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, 0 से बड़ा आ रहा है। लेकिन अब मैं अगर कहता हूं देखिए π/2, अगर यहां मैं π/2 पे ब्रैकेट की क्लोज लगा दूं इस तरीके की, इसका मतलब अब इसमें π/2 भी शामिल है, यानी इंक्लूड है वो। मैं यहां π/2 रखता हूं, cos 90 कितना होता है? 0। अब की बात उत्तर 0 भी आ गया, यानी इक्वल टू 0 भी हो सकता है, यानी f' से बड़ा भी हो सकता है 0 से इस अंतराल में, और इक्वल टू भी हो सकता है। तो अगर ये इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो निरंतर शब्द नहीं आएगा, तो आएगा वृद्धिमान केवल। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यही चीज मैं यहां भी बताता हूं, देखिए 2π इंक्लूड है इसमें, यानी 360। cos 360 का मान कितना होता है? 1, यानी 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये निरंतर वृद्धिमान ही है। लेकिन अब मैं अगर आपसे कहता हूं इसमें 3π/2 भी मैं इंक्लूड कर दूं, यानी इस तरीके से, तो 3π/2 अगर मैं यहां रखता हूं, cos 270 वो 0 आएगा, यानी इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अब ये निरंतर शब्द नहीं आएगा। यही चीज आपको देखनी थी, और यही चीज देखिए मैं यहां भी कर देता हूं। अब ठीक π/2 से लेके 3π/2 तक, π/2 में रखता हूं 0 आ रहा है, और 3π/2 रखता हूं वो भी 0, यानी लेस देन और इक्वल टू 0। अब भी निरंतर शब्द नहीं आया। ये चेंज हुआ बड़ी ब्रैकेट लगाने का। अब ये निरंतर नहीं हुआ क्योंकि इक्वल टू भी आ गया, और जब ये इक्वल टू भी आता है तो निरंतर नहीं होता है। अब देखिए काफी अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने इस वीडियो में बताए। इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।